गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ जो हमारा साइंस है, साइंस का जो पोर्शन है, जैसे साइंस में आता है हमारा बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, है ना। तो आज से मैं उसके लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलेंगे। और जो हमारा MPGS के लेक्चर्स चल रहे हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। अभी हमारा MPGS की इकोनॉमी चल रही है तो उसके लेक्चर्स आपको मिलेंगे। एंड कुछ पोर्शन में धीरे धीरे करके आपको साइंस की बायोलॉजी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैं प्रोवाइड कराती रहूँगी। इसके भी लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, है ना। तो आप लोग बने रहिए इसी तरीके से। एंड जो MPGS है, MPGS भी कंटिन्यू चलेगी। तो आज हम अपनी बायोलॉजी से अपना स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी पढ़ेंगे हम, इसके बाद फिर फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, है ना। तो पहले आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे साइंस में वो मिलेंगे आपको बायोलॉजी के, देन फिजिक्स के, देन केमिस्ट्री के, है ना। तो आज हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी, है ना। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अपनी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो बायो वर्ड है, ये इस बायो वर्ड का मतलब होता है लाइफ, लाइफ, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी, है ना। तो मतलब जो लाइफ की स्टडी को ही हम बोल लेते हैं बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी जो पूरा एक सब्जेक्ट है, जो स्टडी है, वो एक लाइफ की स्टडी है। इसमें हम अपनी टोटली लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे जो बॉडी है, बॉडी के पार्ट कौन कौन से हैं, एंड सारे जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शन क्या क्या हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे केमिकल्स रिएक्शंस रहती हैं। तो ऑल अबाउट हम इसमें बायोलॉजी में पढ़ते हैं, राइट। तो आपने ये टर्म बहुत सुना ही होगा और आपने ये पढ़ा होगा, बट हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो वर्ड है लाइफ, है ना, लाइफ। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें पढ़ना है जिनके पास लाइफ होती है। और हम ये लाइफ होती है, कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें लाइफ है, और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर कौन से मटेरियल्स हैं, कौन सी थिंग्स हैं जिनमें कि लाइफ नहीं है। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई मटेरियल है या कोई थिंग है वो उसमें लाइफ है या नहीं है, यानी कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। लिविंग मतलब जिसमें जीवन हो, जिसमें लाइफ हो। नॉन लिविंग मतलब जो कि निर्जीव हो, जिसमें लाइफ ना हो, है ना। तो यहाँ दो वर्ड हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, है ना। तो हम जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं वो कंप्लीटली हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स जिसमें लाइफ होती है, ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ते हैं। उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे उनकी एक्टिविटी है, ऑल अबाउट, राइट। तो अगर हम कोई दो थिंग्स को देखें, दो ऑर्गेनिजम्स को देखें, या फिर कुछ भी दो चीज़ों को देखें, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें लाइफ है या नहीं है, ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है ना। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं, जिनके बेसिस पर साइंटिस्ट ने डिसाइड किया है कि कौन सा मैटर है या कौन सी थिंग है वो लिविंग है और नॉन लिविंग है, राइट। तो यहाँ पर कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि जो लिविंग होते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर है वो है कि जो लिविंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन होता है उनमें, ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। फर्स्ट जो कैरेक्टर है कि जो लिविंग थिंग्स रहती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं कि जो लिविंग है वो एक सेल से मिलके बने रहते हैं, सेल से मिलके बने रहते हैं इस तरीके से। सेल यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट रहती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसे हम सेल बोलते हैं, है ना, सेल। तो ये सेल क्या करती हैं, सिंगल सेल क्या करेंगी, ये सिंगल क्या करेगी, ये बहुत सारी सेल्स में ऑर्गेनाइज हो जाएगी, है ना। जब बहुत सारी सेल मिल जाती है तो एक टिश्यू बना लेती है। सेल से फिर क्या बना लेती हैं, ये टिश्यू बना लेती है। सिंगल सेल क्या करती है, एक डिवाइड करती है ना। 1 से 2 बनती हैं, 2 से 3 2 से 4 बनती हैं, है ना।
इस तरीके से ये अपने आप में रेप्लिकेट होती है, मल्टीप्लाई होती है। इस तरीके से फिर एक सेल से बहुत सारी सेल मिलके ये टिश्यू बना लेती हैं। देन टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सेल्स रहता है ये क्या करता है, बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बना लेते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बना लेते हैं, जैसे कि हमारी आई है ना। आई मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा ऑर्गन जो कोई एक प्रॉपर फंक्शन करता है ना। जैसे कि ये फिर आगे चल के क्या बना लेते हैं, एक तरीके का, जैसे कि हम एग्जांपल लें आई, है ना। तो ये क्या बन गया, एक ऑर्गन बन गया, है ना। तो ये क्या हुआ, इसने जो सेल है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मतलब कि जो सिंगल सेल है, सिंगल सेल डिवाइड होके मल्टीप्लाई होके टिश्यू बनाती है, एंड टिश्यू के बाद ये बनाती है ऑर्गन बनाते हैं ना। तो ये इस तरीके से ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है। देन है हमारा वो है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो मेटाबॉलिज्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर, उनकी सेल के अंदर जो रिएक्शंस हैं, क्रियाएं हैं, वो चलती रहती हैं, वो कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं, जिनकी वजह से सारे बॉडी के फंक्शन प्रॉपर तरीके से होते हैं, है ना। जैसे कि हम देखेंगे, ये मार्कर काम नहीं कर रहा है एक्चुअली। जैसे कि हम देखेंगे कि सेकंड जो हमें कैरेक्टर पढ़ना है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब कि बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी में, हमारी सेल के अंदर। सेल होती है एक सिंगल यूनिट रहती है, सेल एक सिंगल यूनिट रहती है ना। तो उसमें बहुत सारी रिएक्शंस चलती रहती हैं। जैसे कि कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स से ये क्या करती हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेती हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ऐसी जो रिएक्शंस रहती हैं जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो रिएक्शंस को हम बोल देते हैं एनाबॉलिज्म। है ना। तो एनाबॉलिज्म रिएक्शन होती है एंड कैटाबॉलिज्म रिएक्शन रहती है। कैटाबॉलिज्म रिएक्शन में क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स रहते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो टूटते हैं वो है सिंपल वन में, है ना। तो कॉम्प्लेक्स कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, है ना। एंड एनाबॉलिज्म रिएक्शंस में, एनाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिज्म है उसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है ना। तो इस तरीके की मेटाबॉलिज्म है, इस तरीके की जो रिएक्शंस हैं वो हमारी बॉडी में कंटिन्यू चलती रहती है ना। जैसे कि जो फैट है, फैट का सिंपल फॉर्म में टूटना, है ना, प्रोटीन से कुछ और बनना, है ना। एंड देन इस तरीके की बहुत सारी रिएक्शंस चलती रहती है हमारी बॉडी में, जिनको बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म, है ना। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, राइट। देन है हमारा ग्रोथ, है ना। देन थर्ड है हमारा ग्रोथ का मतलब ये है कि किसी भी चीज का वेट में इंक्रीज होना, साइज में इंक्रीज होना, है ना। इस तरीके से जो वेट में एंड साइज में इंक्रीज होना और वॉल्यूम में इंक्रीज होना, उसे हम बोल देते हैं ग्रोथ। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें ग्रोथ पाई जाती है। जैसे कि चाइल्ड रहता है, जो बच्चा रहता है छोटा सा, वो छोटा सा पैदा होता है, इतना सा, और जब फिर हम देखेंगे उसे 5 साल बाद वो और बड़ा हो जाएगा, देन देखेंगे 10 साल बाद वो और बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, उसकी साइज में, वेट में एंड वॉल्यूम में उसका इंक्रीज हो रहा है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो ग्रोथ पाई जाती है उनमें, है ना। इस तरीके से हम प्लांट्स को देखते हैं, जब वो सीडलिंग्स होता है तो छोटा रहता है, देन हम कुछ महीने बाद देखते हैं तो वो काफी बड़ा प्लांट बन जाता है ना। तो इस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें ग्रोथ पाई जाती है, राइट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें लाइफ पाई जाती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। देन फोर्थ है हमारा
देन फोर्थ है हमारा वो है रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन है हमारा फोर्थ। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो अपनी एक न्यू प्रोजेनी को जन्म देते हैं, अपनी एक न्यू ऑर्गेनिज्म, उसकी डॉटर ऑर्गेनिज्म को वो प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो फोर्थ है हमारा वो है रिप्रोडक्शन, फोर्थ है हमारा रिप्रोडक्शन, है ना। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन मतलब कि अपने ही जैसे एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, है ना, अपने ही जैसे एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देना होता है रिप्रोडक्शन, है ना। जैसे कि ह्यूमन बीइंग अपने बच्चे को जन्म देते हैं, इस तरीके से प्लांट्स हैं, प्लांट से सीड प्रोड्यूस करते हैं, सीड से नया प्लांट उगता है। तो इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वो एसेक्सुअली हो सकता है एंड एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि दो गैमेट से मिलके जब प्रोडक्शन होता है, डॉटर ऑर्गेनिज्म बनता है, उसे हम बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि ओनली एक पेरेंट का होना जरूरी रहता है। सिंगल पेरेंट से क्या होता है, डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है ना। तो ये होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स की या फिर दो पेरेंट्स की नीड पड़ती है, तब जाके ये गैमेट बनता है ना। एंड उसके बाद ये डॉटर बनती है ना। तो इसमें ये होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो ये होता है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा हम यहाँ पर इतना ही समझेंगे, जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें ये क्लियर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और भी इससे डीप में पढ़ेंगे, राइट। तो अभी यहाँ इतना ही ध्यान रखिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, राइट। देन है हमारा फिफ्थ, वो है रिस्पॉन्सिवनेस। फिफ्थ है हमारा वो है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं, अगर उन्हें हम टच करेंगे या कोई टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, है ना, तो वो क्या करेंगे, उस चीज को रिस्पॉन्स करेंगे। वो अपने एनवायरमेंट है, उसके सराउंडिंग जो चीजें रहती हैं उनको रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि अगर लाइट होगी या फिर डार्कनेस होगी तो उसमें वो क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो वो क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग का अगर एग्जांपल लें तो स्वेट आने लगता है, पसीना आने लगता है। जैसे कि टेम्परेचर कम होता है तो ठंड लगने लगती है ना। अगर हम किसी में जोर से चांटा मारे तो उसमें उसको पेन होता है ना। तो ये होता है रिस्पॉन्सिवनेस, राइट। तो ये मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनवायरमेंट को, वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। तो ये हमारा फिफ्थ कैरेक्टर जो कि लिविंग बींग्स का है ना। देन है एडेप्टेशन। सिक्स्थ कैरेक्टर है वो है एडेप्टेशन, है ना। एडेप्टेशन का मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे कि मतलब स्ट्रक्चर में चेंज कर लेना, है ना, या फिर फिजियोलॉजी उनका फिजियोलॉजिकली जो व्यवहार है ना। जैसे कि हम देखेंगे कि जो हम भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम भी हैं, क्या करते हैं, अपना एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग ही हम कुछ अपनी सराउंडिंग में चीज़ों को मॉडिफाइड कर लेते हैं। या हमने देखा जो छुई मुई का प्लांट होता है तो वो क्या करता है, अगर हम उसको टच करें तो अब वो अपने लीव्स को सिकोड़ लेता है ना। तो ये होता है कि जो सराउंडिंग है या फिर जो बोले एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग एडेप्टेशन कर लेता है। एंड जो हम देखेंगे कि अगर रेगिस्तान में अगर हम जाएंगे तो वहाँ की जो प्लांट्स की लीव्स हैं वो इस तरीके से कांटों जैसी हो जाती हैं, है ना, थ्रोन जैसी हो जाती हैं, इस तरीके से कांटों जैसी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं मिलता है, तो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनमें चेंज हो जाता है, राइट।
तो ये हमारा 6th कैरेक्टर। देन है डिफरेंशिएशन, देन है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें हम देखेंगे कि जैसे ही दो वो अपने पेरेंट से, पेरेंट होता है तो डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, वो पेरेंट से प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हम हैं, हम अपने मम्मी पापा से प्रोड्यूस हुए हैं, तो हमें उनके जैसी कुछ क्वालिटी होगी एंड उनसे कुछ अलग डिफरेंट भी होंगे, है ना। तो हम उनसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से, किसी ना किसी एंगल में हम उनसे डिफरेंट रहते हैं ना, तो उसे हम बोल लेते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, है ना, तो उसे हम बोल लेते हैं डिफरेंशिएशन, राइट। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। देन है मूवमेंट, है ना, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो मूव करते हैं। मूवमेंट, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मोशन पाया जाता है, मूवमेंट पाया जाता है। जैसे कि हम वॉक कर सकते हैं, इस तरीके से हम चल रहे हैं, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्वालिटी है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मूवमेंट पाया जाता है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो जा सकते हैं। देन है रेस्पिरेशन, देन है हमारा 9th है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जनरली क्या है, वो O2 को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं एंड CO2 को वो रिलीज करते हैं, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स O2 को लेते हैं एंड CO2 को रिलीज करते हैं, उसे हम बोल लेते हैं रेस्पिरेशन, है ना। तो इस रेस्पिरेशन पर पूरा चैप्टर ही डिपेंड है, आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इसमें पूरा, तो उसे हम बोल लेते हैं रेस्पिरेशन, राइट। तो ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हम बता सकते हैं कोई भी थिंग है वो लिविंग है और नॉन लिविंग है, राइट। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है, राइट। देन हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, क्योंकि जो हमारी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो देखें स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट अगर हम ऑर्गेनिज्म को लें तो उसकी जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है सेल। तो सेल के बारे में पढ़ना भी बनता है, तो हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, है ना, हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल के बारे में पढ़। देन एक और थिंग है कि जो वायरस होता है ना, वो ना तो लिविंग रहता है और ना ही नॉन लिविंग रहता है, इसे किसी भी कैटेगरी में ये फिट नहीं हुआ है, इसलिए इसे सबसे अलग रख दिया गया है, वो है कैटेगरी वायरस, राइट। तो ये जब भी बॉडी से बाहर रहता है, किसी बॉडी के अंदर नहीं जाता है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तब तक तो ये नॉन लिविंग के जैसा काम करता है, डला है पत्थर के जैसा पड़ा रहता है ना। और जैसे ही अब होस्ट सेल में जाएगा, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा, तो ये लिविंग के जैसा वर्क करने लगता है ना, तो इसको अलग ही कैटेगरी में रखा गया है। देन है हमारा सेल, देन है हमारा सेल, मार्कर वर्क नहीं कर रहा है, सेल, है ना। तो सेल क्या है, हमारी बॉडी की किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, उसे हम बोल लेते हैं सेल। जिस तरीके से जो मकान बना रहता है या फिर एक घर बना रहता है, वो छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलके बना रहता है, ईंटों से मिलके बना रहता है, जिसे हम ब्रिक्स बोलते हैं, उसी तरीके से सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी बॉडी की, वो रहती है सेल, है ना। तो सेल की स्टडी को बोल लेते हैं हम साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, है ना। तो ये साइटोलॉजी काफी बड़ा एक टॉपिक है, जिसके बारे में हम टोटली कंप्लीटली सेल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सेल क्या है, ये हमारी बॉडी की एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट, है ना, लाइफ की ये स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल, है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में।
तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेल देखी गई थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा देखी गई थी 1665 में। रॉबर्ट हुक के द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया गया था सेल को, है ना। देन मैथियस एंड स्लेडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी, है ना। सेल थ्योरी आई इसके बाद, है ना। तो सेल थ्योरी में कुछ बातों को बताया गया कि जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी की वो है सेल। सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना। एंड जो सेल है वो रेस्पिरेशन करती है, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट रहती है, सेल रहती है, ये ही फंक्शनल यूनिट रहती है जो कि रेस्पिरेशन करती है, रिप्रोडक्शन करती है एंड ग्रोथ करती है। देन है इसका दूसरा पॉइंट है कि जो सेल है वो इंडिपेंडेंटली रह सकती है। सेल है वो एक इंडिपेंडेंट रह सकती है ना, क्योंकि ये फंक्शनल यूनिट है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, इसलिए सेल मतलब ये इंडिपेंडेंट तरीके से ये रह सकती है ना। तो ये बोला गया था जो हमारे जो सेल थ्योरी दी गई थी, राइट, सेल थ्योरी दी गई थी, उसमें बोला गया था कि जो सेल है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है एंड सेल कैन लिव इंडिपेंडेंट, राइट। देन है कि अगर हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो कितने टाइप की सेल रहती हैं, है ना। अब हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि सेल है, सेल के टाइप कौन कौन से हैं। तो पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, एंड सेकंड है यूकारियोटिक, राइट। तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकारियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी रहती है? जो सेल एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहती है, जिसमें कि साइटोप्लाज्म होता है ना, इस तरीके से सेल रहती है। सेल में साइटोप्लाज्म रहता है एंड जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा रहता है। इसमें जो न्यूक्लियस है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती है ना, न्यूक्लियस रहता है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती। इस तरीके से हम देखेंगे किस तरीके से होती है सेल, प्रॉपर अगर ऑर्गेनाइज करें तो ये सेल रहती है एंड इसके अंदर ये न्यूक्लियस रहता है। ये है सेल, ये है सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, है ना। एंड जो न्यूक्लियस रहता है ये रहती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये उसकी रहती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल रहता है इसमें इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती है, इस तरीके से ये बिखरा पड़ा रहता है। एंड जो भी इसमें मटेरियल पाया जाता है, जो भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहते हैं, वो भी बिखरे पड़े रहते हैं। इस तरीके से हर जगह बिखरे पड़े रहते हैं, वो वेल तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं। जबकि जो यूकारियोटिक सेल रहती है, यूकारियोटिक सेल में सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, जो भी सेल के अंदर मटेरियल पाया जाता है एक वेल तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रहता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से मेम्ब्रेन बाउंड रहता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड रहता है। एंड जो सारे इसमें और इसके अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट है, वो सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो वेल तरीके से प्रॉपर तरीके से पाए जाते हैं, है ना। तो ये होती है हमारी यूकारियोटिक सेल, राइट। देन हम पढ़ेंगे कि जो ये हो गई 2 टाइप्स की सेल, राइट, ये हो गई 2 टाइप्स की सेल। बाद में इन दोनों जो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकारियोटिक सेल में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो यूकारियोटिक सेल रहती है उसमें ऑर्गेनल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। देन हम ये डिसाइड कर पाएंगे, आपको ये समझ आएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। तो पहले हम इस सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, यूकारियोटिक सेल जिसमें कि सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो हम पूरे सेल के सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारी सेल पाई जाती है, इस तरीके से हमारी
सेल पाई जाती है। ये है सबसे आउटर जो बाउंड्री रहती है सेल की, उसे हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। आउटर बाउंड्री जो रहती है किसी भी सेल की, उसे हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। देन इसके अंदर होता है इस तरीके का लिक्विड भरा रहता है जिसमें और ऑर्गेनल्स फ्लोट करते रहते हैं, उसे हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, राइट। देन इसके अंदर सबसे बीच में एक मिडिल गहरा सा पॉइंट रहता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, 2 मेम्ब्रेन का बना रहता है, उसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है ना। एंड रहता है इस तरीके से एक और स्ट्रक्चर रहता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जिसे बोल देते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। देन क्लोरोप्लास्ट रहता है, एक सेल ऑर्गेनल रहता है इसी तरीके का, ये भी रहता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जिसे हम बोल देते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। एंड इस तरीके से वो ग्रेन जैसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे हम बोल देते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स है ना। राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एंड वैक्यूल पाया जाता है, वैक्यूल। वैक्यूल है ना। तो इस तरीके से सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं किसी भी सेल के अंदर, है ना। क्लोरोप्लास्ट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन है हमारा गोल्जी अपैरेटस, इस तरीके से गोल्जी अपैरेटस पाया जाता है। गोल्जी अपैरेटस, राइट। तो गोल्जी अपैरेटस रहता है, ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। इस तरीके से रहती है रॉड टाइप की सेंट्रियोल, है ना। ये सेंट्रियोल, इसे हम बोल देते हैं सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स, राइट। लाइजोसोम्स रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जो सेल रहती है उसके अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिनको हम एक एक कर इनके बारे में डीप में स्टडी करेंगे, राइट। जैसे कि साइटोप्लाज्म है, उसके बारे में माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम से कितने टाइप के, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपैरेटस है, एंड इनका वर्क क्या है वो हम पूरा स्टडी करेंगे, राइट। आज ये मार्कर थोड़ा काम नहीं कर रहा है, तो हम लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपको मिलूंगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।